हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्लास करने चलें। जैसा कि आपको याद हो, हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट में बताए थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने वाले हैं अगले क्लास में। तो आज के क्लास में हम चलते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताने। कि याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस 100% आता है। ठीक, तो देखिएगा, पहला अगर हम बोलें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मेरा जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को आप रेखा ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि हिंदी में इसको। ठीक, फिर अब देखिए कि ओल्डेस्ट फॉर्म है कि अगर हम बोले कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि उसमें सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इसको बोला गया है, आल्सो नोन एज स्केलर एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, इसके मतलब दूसरे नाम भी आपसे पूछे जाते हैं कि मैं से ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहें स्केलर या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अगर हम बोले कि जो हम कहें कि इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो वर्टिकल में होता है। वर्टिकल बोले तो टॉप टू बॉटम, मीन्स यहाँ पे हम कहें कि ऑर्डर्स जो रहते हैं वो आपके टॉप लेवल टू बॉटम लेवल पे जाते हैं। ठीक, ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है कि पहला आपका है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑल पर्सन्स एट ए गिवन लेवल परफॉर्मेंस द सेम टाइप ऑफ वर्क। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे होते हैं उनको क्या किया जाता है कि एक ही तरीके का काम करने के लिए दिया जाता है। मीन्स हम कहें कि एक लेवल पे अगर आपके हैं कि जैसे मिडिल लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं तो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ को सभी को एक तरीके का काम करना को मिलता है। ठीक, द डिवीज़न आर सोनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन। और जब हम कहें कि यहाँ पे जब जो डिवीज़न किया जाता है दैट्स मीन्स कि हम कहें कि एक ही लेवल पे कई सारे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे मीन्स ग्रुप बनाए जाते हैं पीपल्स के। तो उस ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता है कि एंड हम कहें कि उनसे अच्छे तरीके से काम कराया जा सके, ऐसा होता है। तो अब आगे देखिएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है कहने का मतलब कि अब ऐसा कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है कि सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही तरीके का काम करने के लिए मिला। ऐसा कभी नहीं हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा आपका डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब डिपार्टमेंटल क्या है कि मैनी डिपार्टमेंट्स ईच डिपार्टमेंट कंप्लीट। कि अब देखिए कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं और सभी डिपार्टमेंट अपने आप में कंप्लीट होते हैं। और हर डिपार्टमेंट का हम बोले वन हेड एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक हेड रहता है जो क्या करता है कि उस डिपार्टमेंट को मीन्स कहने का मतलब कि उस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कंट्रोल करने के लिए रहता है कि या उसके द्वारा ही उसको क्या किया जाता है कि ऑर्डर्स दिए जाते हैं, डायरेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पे नीचे हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि मीन्स लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर की बात आती है वो टॉप टू बॉटम जाता है। मीन्स हम कहें टॉप मैनेजमेंट से सुपीरियर लेवल पे जाता है, सुपरवाइजर लेवल पे जाता है आपका। और रिक्वेस्ट की बात करें जो वो बॉटम टू टॉप जाता है। मीन्स हम कहें कि सुपरवाइजर से टॉप लेवल पे जाएगा। ये देखिएगा, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि मीन्स डायरेक्ट इसी से कि जो ऑर्डर्स होते हैं मीन्स अथॉरिटीज होती हैं वो कैसे आती है, तो टॉप लेवल से बॉटम पे जाएंगे। और हम कहें कि रिक्वेस्ट की जब बात आती है कोई भी चीज़ की तो ये आपका बॉटम टू टॉप पे जाता है। अब इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये मिलिट्री में भी आपके यूज़ होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, मिनिमाइज डिमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिमेरिट्स हैं कि आप कहिए कि एक ही तरीके के काम हर एम्प्लॉयज़ को मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। फिर वहाँ पे हम कहें कि ग्रुप जो बनाए जाते हैं इस चीज़ को नहीं देखा जाता है कि क्या जो वर्कर्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। फिर हम कहें कि जब वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। फिर हम कहें कि ये अब यहाँ देखिए, मिनिमाइज डिमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, वर्क डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे क्या किया जाता है कि वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। लेकिन अब इसकी खासियत क्या है, देखिए अथॉरिटी जो है वर्टिकल जाता है। मीन्स डिपार्टमेंट क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका कहें कि टॉप टू बॉटम जाएगा एंड डिपार्टमेंट हेड्स कि जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे उसके हेड रहेंगे और हर डिपार्टमेंट हेड को एक असिस्टेंट
असिस्टेंट मिलता है, दैट्स मीन्स एडवाइज़र मिलता है। कि ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हम कहें कि वर्कर्स हमारे काम करने वाले होंगे वो अलग होंगे, मीन्स उनको केवल काम करना है। फिर हमारे कुछ ऐसे एम्प्लॉय रहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनको कहा जाए कि स्पेशली वो एडवाइस के लिए रहते हैं, कि जो हमारे हेड होते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं कि ताकि वो बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके। तो अब देखिएगा लाइन की बात जो आता है ये वर्कर्स के लिए यूज किया जाता है, दैट्स मीन्स कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो उनको क्या रहेगा कि जो भी ऑर्डर मिलेंगे टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे जाएगा। स्टाफ की जो बात आती है, जो एडवाइस के लिए पर्सन्स रहते हैं, हम कहें कि वो क्या होते हैं कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मीन्स जो वर्किंग होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो हेड होते हैं उनको एडवाइस देना, ताकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो बेटर तरीके से अचीव किया जा सके, कि जो भी हम कहें कि खामियां हैं उस खामियों को दूर किया जा सके। जैसे आप देखिए कि टॉप मैनेजमेंट के बाद अगर मिड मैनेजमेंट की बात है तो मिड मैनेजमेंट के साथ में दो हम कह सकते हैं कि उसके असिस्टेंट हो सकते हैं। एक R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट, कि वो क्या करेगा बेसिकली कि नई नई चीज़ों पे खोजता रहता है कि हाँ क्या आज के मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ की डिमांड है, क्या हमारे कस्टमर्स की डिमांड है। फिर दूसरा है पब्लिक, कहने का मतलब कि एक ऐसा भी डिपार्टमेंट रहता है कि जो हम कहें कि मिड लेवल के जो हमारे हेड्स होते हैं, अगर उनको कोई पर्सन उनसे मिलना चाहता है तो उसके लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि जनसंपर्क विभाग। फिर उसके बाद हम कहें कि अगला आपका जाता है कि मिड के बाद आप मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया। अब प्रोडक्शन में भी आपका आ गया कि वहाँ पे रॉ मटेरियल कौन परचेज करेगा, फिर हम कहें कि कहाँ पे आपका किस डिपार्टमेंट पे रॉ मटेरियल को रखा जाएगा, फिर कहाँ पे आपका एक्चुअली प्रोड्यूस होगा, फिर फिनिश गुड्स कहाँ पे रखा जाएगा, फिर सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट में आपके जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे कौन एडवर्टीजमेंट करेगा, कौन डायरेक्ट सेल करेगा। अब सेल में भी हम कहें कि डोर टू डोर सेल होगा कि आपका कहीं शॉप पे सेल होगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि लाइन एंड स्टाफ में आती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले याद रखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट जो है FW ट्रेलर के द्वारा दिया गया है, कि FW ट्रेलर आप जानते होंगे कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो है कि फादर माने जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर कहें कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू स्किल्स। FW ट्रेलर का कहना था कि मैं जो वर्क है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या करिए, आप वर्क को बांट दीजिए। और उसके बाद कि स्मॉल ग्रुप विथ हेड, कहने का मतलब कि फिर एम्प्लॉयज़ को क्या करिए, छोटे छोटे ग्रुप में बांटिए और हर ग्रुप का एक हेड करिए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रही है कि मीन्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कि कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हम कहें कि डिवीज़न ऑफ वर्क किया गया है वो रुचि को ध्यान में रखते हुए और योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऐसा नहीं कि बस कि काम है अब वो काम किसी भी एम्प्लॉयज़ को रख दो, रैंडमली दे दो, ऐसा नहीं। कि यहाँ पे पहले देखा गया कि किसका क्या योग्यता है। ठीक, और जब सवाल ग्रुप किया जाता है तो उनके एक बॉस होते हैं कि उन्हीं बॉस के थ्रू क्या होता है कि उस ग्रुप ऑफ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम कहें कि डायरेक्शंस दिया जाता है, और साथ ही साथ कहें कि इस ग्रुप के काम को समय समय पे निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब इंस्पेक्टर यहाँ पे आप क्या नाम से पुलिस से मत सोचिएगा, इंस्पेक्टर यहाँ निरीक्षण की बात कर रहा है कि मीन्स टाइम टू टाइम कि बॉस होने के बाद भी उस ग्रुप का एक अलग से हम कहें कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी वो मैनेजमेंट आएगा कि जो चेक करेगा कि हाँ वो काम सही से हो रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद आप देखिए कि रिपेयर बॉस, रूटीन कलर। तो इस तरीके से हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बॉस कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट किया जाता है। रिपेयर बॉस जैसे कि हम कहें कि वो ये देखता रहता है कि टाइम टू टाइम कि जो मशीनरी वगैरह है क्या उनका रिपेयरिंग सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। रूटीन क्लर्क के हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस समय समय पे जो परिवर्तन होते रहते हैं टाइम को लेकर, उसको क्या करता है कि रूटीन क्लर्क के हर टाइम फ्रेम करते रहते हैं। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है कि मीन्स यहाँ पे आपसे बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड हम कहें कि जो उनकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग काम को बांट दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी इज
द ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड द स्पेशल बिजनेस। अब देखिए कि कमेटी की बात की जाए कि ये आज के टाइम में हमका कि ज़्यादा चलन में रहता है कि ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या किया जाता है कि अपॉइंट किया जाता है कि उसमें फिर आगे देखिएगा जॉब आर प्रोवाइडेड टू कमेटी नॉट ए सिंगल पर्सन। यहाँ पे जो होता है कि ये हम कहें कि जो जॉब्स होते हैं, जो हम कहें कि वर्क होते हैं, ये पूरी कमेटी को दिया जाता है एक साथ, किसी एक पर्सन को इंडिकेट करके नहीं दिया जाता है। ठीक, सुटेबल फॉर बिग कंसर्न। और कमेटी की बात जब आती है, ये हम कहें कि आपके जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है। अब देखिए कमेटी बेसिकली दो टाइप की होती है कि परमानेंट कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी। परमानेंट कमेटी वो कमेटी होती है कि मीन्स हम कहें कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यू चलती रहती हैं। कि आप जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, तो उसके लिए परमानेंट कमेटी हो गए। फिर स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है कि कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए हम कहें कि उसका गठन किया जाता है, जैसे वो पर्पस कंप्लीट होता है वो कमेटी खत्म हो जाती है। कि अगर आपको हम बोले कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ध्यान रखते हो या हम कहें कि लोकसभा चैनल देखते हो कि जब हमारे कोई कानून आने वाले होते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि जब वो कानून बनने से पहले में जब वो बिल पेश किया जाता है सदन में, तो उसमें जो विपक्षी पार्टी होती है या हम कहें कि अगर कुछ खामियां उसमें होती है तो उसको दूर करने के लिए अक्सर बोला जाता है ए बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए। तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब हुआ कि एक कमेटी आप गठित कीजिए कि जिसमें हर तरीके के लोग हों और वो क्या करें कि उस बिल की खामियों को दूर करते हुए कि उसको फिर से ड्राफ्ट करें। तो और जैसे ही वो बिल का रीड्राफ्टिंग हो जाता है कि मीन्स उसकी खामियां दूर कर दी जाती है, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। मीन्स अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाता है। तो यही चीज़ है कि स्टैंडिंग कमेटी एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की वर्क ऑन बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है कि यहाँ पे जो कह कि काम होते हैं प्रोजेक्ट पे बेस, दैट्स मीन्स कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट मिला, उसके लिए ग्रुप क्रिएट किया गया और वो काम खत्म हुआ, उसके बाद वो ग्रुप खत्म हुआ। कि प्रोजेक्ट रिफर्स टू ए प्रोग्राम विच आर डिसाइडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक डैम, ब्रिज, बिल्डिंग। कहने का मतलब प्रोजेक्ट्स को बेसिकली क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट एक ऐसा वर्क होता है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट किया जाता है। और हम कहें कि हर प्रोजेक्ट अपने आप में खास होता है कि दैट्स मीन्स कि जैसे कि हम कहें कि आप कहीं पे जा रहे हैं कि डैम का मतलब हुआ बांध बना रहे हैं, तो बांध किसी एक स्पेशल जगह पे बनेगा तो वहाँ के लिए आपको एम्प्लॉइज अलग रहेंगे, वहाँ की टीम अलग रहेगी। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद वो टीम खत्म हो जाएगी आपकी, फिर आपको नए प्रोजेक्ट के लिए नई टीम का गठन करना पड़ेगा। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम आर क्लोज्ड। दैट्स मीन्स कि जो हम आपको होता है कि जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आपका टीम खत्म हुआ, फिर नया प्रोजेक्ट आएगा। अब इसका मतलब बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है कि आप सोचिए कि जैसे हम कहें कि जब प्रोजेक्ट्स की बात यहाँ रही, मान लीजिए जैसे बोला गया कि डैम, ब्रिज या बिल्डिंग, तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आप अलग अलग प्लेस पे जाके ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स की आपको नीड पड़ती है जो हम कहें कि वहाँ के लोकल वर्कर्स होते हैं और उनको आप परमानेंट नहीं ले सकते हैं कि बस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जैसे हम कहें कि रोड बन रहा है कि रोड के लिए आप गए कि जो आसपास में वर्कर्स थे उन वर्कर्स को लिए रोड बनाए, कंस्ट्रक्शन काम खत्म। जैसे रोड का काम प्रोजेक्ट आपका खत्म हुआ, आप वहाँ से गए दूसरे जगह को वहाँ के लोकल वर्कर्स को लेंगे। बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए लोकल वर्कर्स आप लेंगे। ठीक, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिर अगला जो आपका है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बोले तो फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट इन दोनों का मिक्सअप होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कि क्या होता है कि जो वर्क होता है वो एम्प्लॉइज के स्किल्स के एंड एबिलिटी के अनुसार क्या किया जाता है कि उनको दिया जाता है। एंड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक टीम मिलकर कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या करती है कि काम करती है। तो अब देखिए कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम कहें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक, अब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर एम्प्लॉयज़ की अपनी खासियत होती है। तो और ऐसे में बिजनेस में बहुत से टाइम ऐसा होता है कि वो बिजनेस को बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। ठीक, तो अब जब ऐसे काम आते हैं तो क्या किया जाता है कि हर इस
डिपार्टमेंट से ऐसे एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है कि निकाला जाता है, कि निकालने का मतलब कि हायर किया जाता है कि जो हम कहें कि स्पेशल स्किल रखते हों उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और उनको क्या किया जाता है कि एक टीम के तौर पे गठित किया जाता है। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है फिर से वो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं कि अपने काम पे वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि हमें अलग से एम्प्लॉयज़ नहीं लाना पड़ता है, कि वो हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट खत्म, वो एम्प्लॉयज़ गए, फिर दूसरा प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो फिर अलग से एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो ये बेसिकली देखिए कि आपके हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स खत्म होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ से अब हमारा लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने पूरी कोशिश की है कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताएं। मीन्स हम कहें कि बैंकिंग हो गया आपका, या हम कहें कि बिजनेस हो गया, अकाउंट्स हो गया, जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है कि हर टॉपिक को मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि जितना अधिक से अधिक आपको बेनिफिट दिया जा सके वो देने की कोशिश किया है। कि आपको हो सकता है लग रहा कि कोई टॉपिक सर ने छोड़ दिया, तो उस टॉपिक को मैं भी हम इसलिए छोड़े हों कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक आपके एग्जाम में आए। आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट्स का अगर हम बात करें तो 17 चैप्टर रिलेवेंस में लगभग है, फिर आपका पार्टनरशिप के 6 चैप्टर कंपनी के, तो टोटल अगर हम बोले कि 25 चैप्टर लगभग है। और आपके जो उस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आने का मतलब है कि आपका कि नॉर्मली 8-10 चैप्टर तो ऐसे ही छूट जाएंगे कि अगर एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से ले। और आप ये देखते होंगे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे कि आपके एक से अधिक क्वेश्चन आते हैं, मीन्स 2 क्वेश्चन आ गए या 3 क्वेश्चन। तो ऐसे में आप लोग इस चीज़ के लिए ज़रा भी परेशान मत होइएगा कि कौन सा टॉपिक छोड़ दिया गया। और हम कहा कि अगर कोई टॉपिक छूटा भी होगा तो अभी 1 सितंबर से हम पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर कोई टॉपिक जो अभी छूटा है वो कवर हो जाएगा। दैट्स मीन्स कि जब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको उस चीज़ को समझाते रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि बहुत से लोगों के माइंड में डाउट्स रहता था कि सर क्वेश्चन फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, कि जो पढ़ाया जा रहा है। तो अब जब हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, तो आप ये देखेंगे कि जो टॉपिक आपको कवर कराया गया है कि क्या क्वेश्चन वहाँ से फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, इसका डिसीजन आप खुद लेंगे। मीन्स आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपके लिए क्वेश्चन फंसने वाला है नहीं फंसने वाला। और एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि अभी जो रिसेंट में इस बार एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहा है, मीन्स फीडबैक जो आ रहा है स्टूडेंट्स का, उनका कहना है कि सर पेपर थोड़ा सा कठिन आ रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि पेपर कठिन नहीं आया है। कि रीज़न कि बेटा कि आपको याद हो हम शुरू से आप लोग को बोलते आए हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको पेपर कभी टफ नहीं लगेगा। रीज़न ये है कि इस बार का जो पेपर आ रहा है कि उसमें क्या किया गया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। दैट्स मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि फॉल्स कौन सी चीज़ें नहीं है या कौन सी चीज़ें ट्रू नहीं है, इस तरीके से पूछा जा रहा है कि मीन्स ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कि अगर हम एमकॉम की बात करें तो 25% क्वेश्चन जो इस बार आए हुए हैं वो इसी से रिलेटेड है कि ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड। तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सही और गलत का निर्णय तब आप ले सकते हैं जब आपको सही चीज़ें पता हो और साथ ही साथ गलत चीज़ें पता हो, दोनों पता होंगी तभी कर पाएंगे। और आपको सभी ऑप्शंस अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। प्रेशर ज़रा भी मत लीजिएगा कि एग्ज़ाम के पहले आप लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेशर लेने लगते हैं, हेडेक माइंड में बना लेते हैं कि कैसा होगा पेपर कैसा नहीं होगा। तो मेरा एक ही कहना है हमेशा कि देखिए कि जो चीज़ें हुई नहीं है उसके लिए हम पहले से क्यों टेंशन लें। और दूसरी चीज़ कि अगर जब भी आपको लगे कि नहीं आपका एग्जाम बेकार होगा या कुछ ऐसा, तो आप कुछ मत कीजिए, पास्ट ईयर का पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए। अगर पास्ट ईयर का पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो दैट्स मीन्स आने वाला पेपर भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, रीज़न कि आप अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं कि ट्रेंड एनालिसिस आपने पढ़ा है, तो ट्रेंड में क्या होता है कि मीन्स जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसी के बेसिस पे फ्यूचर हम फॉरकास्ट करते हैं। दैट्स मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो आने वाले समय में भी अच्छा होगा। बहुत अगर कुछ हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि बहुत माइनर सा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए। तो अगर आप हम कहें कि करेंट टाइम में पास्ट ईयर के पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो आने वाला पेपर भी आप अच्छा ही करेंगे। ठीक, तो इसलिए
इसलिए आप जो रहिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए कि जब तक आप चीज़ों को हम कहें कि एक्चुअली नहीं देख लेते हैं तब तक आप उसको एजम्पशन के बेस पे अपने आप को परेशान मत कीजिए कि मीन्स अपने माइंड पे एक्स्ट्रा बर्डन मत डालिए। ये जो एक वीक बचे हुए हैं कि लास्ट वीक आपके लिए रहते हैं वो बहुत ही क्रूशियल रहते हैं। इस टाइम में अगर आप अपना पेशेंस बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम कहें कि इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे कि अननेसेसरी बर्डन लेने लगे तो फिर आपका क्या होता है पेपर पे उसका इफेक्ट जाता है। और हम कह रहे हैं कि सिलेबस इतना बड़ा है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आप ही के एग्ज़ाम में आए, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो छूटने वाले हैं। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अच्छा ठीक है चलो जो क्या नाम से कि टॉपिक आपको नहीं आ रहा है हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन आप लोग इसके अपोजिट ही चलते हैं कि नहीं जो हमको नहीं आ रहा वही एग्ज़ाम में आएगा। तो ये चीज़ें आप कभी मत सोचिए, जो आप कर चुके हैं, जो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हैं बस उस पर फोकस रहिए, उसका प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि जो चीज़ें आप कवर किए हैं वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो वो कभी नहीं छूटना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। और ओवरऑल अगर हम बोलें तो आप ये भी जान रहे हैं कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि 100 क्वेश्चन का मैक्सिमम टारगेट रखिए। तो 100 क्वेश्चन का मतलब 300 मार्क्स, और 300 मार्क्स अगर आपका आ गया तो हम आपसे कहते हैं कि आपको मेन कैंपस लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए ये टारगेट लेकर आप अपने माइंड में चलिए तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और बहुत ही अच्छे से आप लोग करके आएंगे एग्जाम में। और ये भी याद रखिएगा कि जितना प्रैक्टिस आप लोग किए हैं शायद ही इतना कोई और किया हो। रीज़न कि इस समय किसी को ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाए कि मीन्स कोरोना के वजह से जो आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह क्लोज रहे तो उनको इतना ज़्यादा गाइड नहीं मिल पाया है कि और हम कहें कि गाइड मिला भी तो इतना एक एक पॉइंट पे बारीकियों पे नहीं दिया गया होगा। तो हमने पूरी कोशिश किया कि आपको जितना अधिक से अधिक हो सका PDF दिए, फिर क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कराए, टेस्ट लिए कि जो भी हमारे तरफ से लगा कि जो हम आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं। इवन दो कि आपने देखा होगा कि तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने कभी आप लोगों की क्लासेस को नहीं रोका है कि एटलीस्ट एक क्लास ही हमने दिया, लेकिन दिया जरूर। तो इसलिए आप लोग भी अपने तरफ से पॉजिटिव रहिए कि कभी भी अपने ऊपर हम कहें कि जरा भी निराशा को हावी मत होने दीजिए और आप लोग का बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, ये अपने माइंड में बैठा के रखिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं पेपर डिस्कशन के क्लास में।